ओके जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओके जी, बस प्लीज अगर फोकस करें। आज से हम स्टार्ट करेंगे द न्यू सिस्टम, दैट इज रीनल सिस्टम। ठीक है, रीनल सिस्टम में हम किडनी, यूरेटर, ब्लैडर एंड यूरेथ्रा, इसकी फिजियोलॉजी, पैथोलॉजी एंड फार्माकोलॉजी पढ़ेंगे। लेकिन बुक के अंदर कुछ इसकी इम्पोर्टेंट एम्ब्रियोलॉजी है, सबसे पहले वो डिस्कस करते हैं, क्योंकि रीनल सिस्टम एम्ब्रियोलॉजी इज वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे लिखें रीनल एम्ब्रियोलॉजी कि किडनी एम्ब्रियोलॉजिकली किस तरह बनती है, इसकी जनाब एम्ब्रियोलॉजिकल ओरिजिन क्या है। तो रीनल एम्ब्रियोलॉजी, ठीक है जी। सबसे पहले तो ये याद रखना है कि जो किडनी है इट इज अराइजेस फ्रॉम द मीजोडर्म। ये कहाँ से आती है? मीजोडर्म। जैसे कि एम्ब्रियो बनती है तो उसमें तीन लेयर्स बनती है, एक्टोडर्म, मीजोडर्म एंड एंडोडर्म। तो किडनी इज एम्ब्रियोलॉजिकली डेवलप फ्रॉम मीजोडर्म। तो फर्स्ट एमसीक्यू देखे, किडनी इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम मीजोडर्म। तो द फर्स्ट एमसीक्यू क्वेश्चन, ठीक है, मीजोडर्मल टिश्यू, मीजोडर्म, क्लियर है। अब अगर और भी डिटेल में आप लोग जाना चाहे, जो मीजोडर्म है इसको फर्दर डिवाइड किया जाता है कुछ टाइप्स में। फर्स्ट इज कॉल्ड पेराक्सियल मीजोडर्म। फर्स्ट इज पेराक्सियल मीजोडर्म, सेकंड इज इंटरमीडिएट मीजोडर्म, intermediate mesoderm, and the third is called lateral plate mesoderm। ठीक है, ये एम्ब्रियोलॉजिकल वर्ड याद रखना है, lateral plate mesoderm। एक्चुअली जो mesoderm है ड्यूरिंग एम्ब्रियोलॉजिकल लाइफ इट इज फर्दर डिफरेंशिएटेड इनटू हाउ मेनी टाइप्स? थ्री टाइप्स। ठीक है, पेराक्सियल mesoderm, intermediate mesoderm and lateral plate mesoderm। विद द टाइम वी विल डिस्कस इसके अपने अपने इससे ऑर्गन्स बनते हैं या स्ट्रक्चर्स बनते हैं। लेकिन एज फार एज इन द टुडे क्लास वी आर टॉकिंग अबाउट किडनी। तो पहले तो ये पता होना चाहिए कि किडनी किस लेयर की डेरिवेटिव है? मीजोडर्म। फिर अगर इन तीन के अंदर किसी ने ये पूछा कि किडनी स्पेसिफिक कौन सी मीजोडर्म से आती है, इंटरमीडिएट मीजोडर्म। ये कहाँ से आती है? इंटरमीडिएट मीजोडर्म। तो प्लीज इसको हाईलाइट करें फॉर द एग्जाम, वेरी इंपॉर्टेंट वन। तो किडनी इज एम्ब्रियोलॉजिकली derived from intermediate mesoderm, फर्स्ट एमसीक्यू क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट हमारे पास देखे द फॉलोइंग स्ट्रक्चर्स आर responsible the following structures are responsible for kidney development। किडनी डेवलपमेंट, ठीक है। किडनी डेवलपमेंट के लिए हमें कुछ स्ट्रक्चर चाहिए। तो फर्स्ट स्ट्रक्चर इज कॉल्ड प्रोनेफ्रोस। इसको क्या कहते हैं? प्रोनेफ्रोस, प्रोनेफ्रोस, ठीक है। एक्चुअली जो प्रोनेफ्रोस है इसके बारे में ये पॉइंट याद रखें कि दिस इज दी प्रिमिटिव किडनी, मतलब किडनी की जो बेस है, इनिशियल टिश्यूज बनते हैं, उसको क्या कहते हैं? प्रोनेफ्रोस। नेफ्रोस इज द वर्ड यूज्ड फॉर किडनी। यहाँ पे लिखे the tissues which act as primitive kidney। primitive kidney मतलब बच्चे के अंदर इनिशियली जो किडनी बनने के लिए जो टिश्यू इकट्ठी होती है उसको क्या कहते हैं? प्रोनेफ्रोस कहते हैं। अब इसमें यह पॉइंट लिखना है कि it does not persist but degenerate। ये क्या हो जाती है? degenerate at 4 week of gestation। gestation से मुराद प्रेगनेंसी। कहते हैं कि प्रेगनेंसी के अंदर 4th वीक के अंदर ये प्रोनेफ्रोस स्ट्रक्चर खत्म हो जाता है, ये पूरी प्रेगनेंसी में परसिस्ट नहीं करता। तो देखिए किडनी डेवलप करने के लिए इनिशियल टिश्यूज बनती है उसका नाम क्या है? प्रोनेफ्रोस। लेकिन ये प्रोनेफ्रोस पूरी प्रेगनेंसी रिटेन नहीं होती, ये एट द एंड ऑफ 4th वीक क्या हो जाती है? डीजेनरेट हो जाती है। और इसमें लेके इट इज नॉन फंक्शनल। ये जो
टिश्यूज है इसका कोई काम भी नहीं है, इट इज अ नॉन फंक्शनल। अब आप लोग कहोगे कि अगर ये नॉन फंक्शनल है और इसमें खत्म भी होना है तो उसका फायदा क्या है? आगे किडनी की जो डेवलपमेंट है उसके लिए बेस बनाना ये किसका काम है? प्रोनेफ्रॉस का काम है। ठीक है जी। अब देखें यहाँ पे फॉर एग्जांपल आप लोग इस तरह एक डायग्राम ड्रा करें, दीज आर फॉर एग्जांपल डायग्रामेटिकल स्ट्रक्चर। इस तरह इनिशियली कुछ टिश्यूज होती है जो यहाँ से क्रेनियल से कार्डवल एंड, देखिए मतलब वो स्ट्रक्चर जो ऊपर से नीचे की तरफ आती है, द अपर पार्ट ऑफ द एम्ब्रियो इज कॉल्ड क्रेनियल पार्ट, इसको क्या कहते हैं? क्रेनियल। और जो लोअर पार्ट होता है इसको हम कार्डवल एंड कहते हैं या कार्डवल पार्ट कहते हैं। देयर इज अ ग्रुप ऑफ टिश्यू, दे आर गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम द क्रेनियल पार्ट टुवर्ड द क्वाड्रल एंड। ठीक है, दोनों साइड पे, बोथ साइड पे, इस तरह इस साइड पे भी और उस साइड पे ये टिश्यूज है। और ये जो टिश्यूज है ये इस तरह जनाब आपस में ग्रुप टुगेदर दोनों साइड होती है और एक ट्यूब्यूल बन जाता है, ट्यूब बन जाता है, डक्ट बन जाता है। क्या बन जाता है? डक्ट। अब देखिए दिस इज अ डक्ट which is a group of tissue initially in the embryo which start from the cranial end toward the caudal end। इस primitive duct को हम कहते हैं प्रोनेफ्रिक डक्ट। इसको क्या कहते हैं? प्रोनेफ्रिक डक्ट। अब ये बुक में नहीं मेंशन है लेकिन एम्ब्रियोलॉजी की टेक्स्ट बुक में इसकी डिस्कशन है कि देयर इज अ प्रोनेफ्रिक डक्ट। अब यहाँ पे प्रोनेफ्रिक डक्ट के साथ यहाँ पे इस तरह कुछ टिश्यूज जो है ना इस तरह आपस में ग्रुप हो जाती है। These tissues in the embryology in between the pronephric duct, they are called pronephric tubules। इसको क्या कहते हैं? pronephric tubules। सिर्फ याद रखना है, if someone remember it very good, अगर याद ना भी की जाए तो उसका कोई फंक्शन नहीं है। लेकिन कहने का मतलब यह है कि पहले 4 हफ्तों के अंदर बच्चे में सैक्रल पार्ट में, कहाँ पे? सैक्रल पार्ट में जो पेल्विक कैविटी है वहाँ पे क्रेनियल पार्ट से कार्डवल एंड की तरफ इस तरह ग्रुप ऑफ टिश्यूज बनती है दोनों साइड पे जो एक डक्ट बनाती है, उसका नाम क्या है? प्रोनेफ्रिक डक्ट। और इस प्रोनेफ्रिक डक्ट के सामने कुछ सेल्स अरेंज हो जाती है जिससे फ्यूचर में प्रोनेफ्रिक क्या बन जाती है? ट्यूब्यूल्स बन जाती हैं। अब यहाँ ये जो कहानी हम बता रहे ये फॉर एग्जाम्पल एम्ब्रियो के अंदर 3 से 4 हफ्ते के दौरान होता है, 3 to 4 वीक ऑफ प्रेगनेंसी ये होता है। अब अभी तक कितने स्ट्रक्चर बने हैं? शाबाश, 2। फर्स्ट इज प्रोनेफ्रिक डक्ट, अनदर इज प्रोनेफ्रिक ट्यूब्यूल। इन दोनों स्ट्रक्चर को कंबाइंडली हम प्रोनेफ्रोस कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रोनेफ्रोस। तो प्रोनेफ्रोस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोनेफ्रिक डक्ट एंड प्रोनेफ्रिक ट्यूब्यूल। लेकिन ये जब बन जाती है तो इसने फ्यूचर में जाकर खत्म होना है। क्या हो जाना है? खत्म होना है। लेकिन किस वीक ऑफ प्रेगनेंसी के अंदर ये खत्म हो जाता है? 4th वीक ऑफ प्रेगनेंसी। किसमें? 4th वीक। लेकिन ये प्रिमिटिव किडनी है, ये किडनी बनाने के लिए एक बेस है लेकिन इसने खुद कोई काम नहीं करना होता है। So the very primitive kidney in the first 4th week of pregnancy, this structure is called pronephros. Pronephros is nothing, it is a combination of pronephric duct and pronephric tubule। जब ये प्रोनेफ्रोस खत्म हो जाता है, डीजेनरेट, फिर किडनी बनाने के लिए नेक्स्ट स्ट्रक्चर अपेयर होना शुरू हो जाता है जिसका नाम है मीजोनेफ्रोस। इसका नाम क्या है? मीजोनेफ्रोस। तो प्रोनेफ्रोस के बाद जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर स्टार्ट हो जाएगा अपेयर होना इसका नाम होगा मीजोनेफ्रोस। तो सेकंड लिखे that is mesonephros। ठीक है, मीजोनेफ्रोस के बारे में क्वेश्चन आता है इंपोर्टेंट। ठीक है, मीजोनेफ्रोस के बारे में पॉइंट लिखे कि मीजोनेफ्रोस एक्ट एज अ फंक्शनल किडनी। अब ये क्या है? फंक्शनल किडनी। इसका मतलब ये है कि बच्चों के अंदर वो किडनी जो इनिशियली पहली फिल्ट्रेशन में काम कर सके तो उसका नाम क्या है? मीजोनेफ्रोस। प्रोनेफ्रोस कोई काम नहीं करता था, अब मीजोनेफ्रोस का जो स्ट्रक्चर है वो किडनी का काम संभालना शुरू करेगा और वो फिल्ट्रेशन स्टार्ट करेगा। यहाँ पे लेके एक्ट इज अ फिल्टरिंग किडनी फॉर द फर्स्ट ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी। इसमें यहाँ पे लेके इट स्टार्ट टू स्टार्ट फिल्ट्रेशन इन दी फर्स्ट ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी। फर्स्ट ट्राइमेस्टर से मुराद क्या है? पहले 3 मंथ। ठीक है, फर्स्ट 3 मंथ के अंदर किडनी जनाब जो स्ट्रक्चर बनाती है उसका नाम मीजोनेफ्रोस है और इसमें यूरिन या जो है टॉक्सिक मटेरियल की क्या स्टार्ट हो जाती है? फिल्ट्रेशन स्टार्ट हो जाती है। अब यहाँ पे लेके इट स्टार्ट टू अपेयर अराउंड 5th वीक। किस वीक के अंदर?
5th वीक, क्योंकि 4th वीक के अंदर कौन सी चीज डिसअपेयर हो जाती है? हाँ जी, प्रोनेफ्रोज। प्रोनेफ्रोज जब डिसअपेयर हो जाए 4th वीक के अंदर, तो 5th वीक में मीजोनेफ्रोज अपेयर होना शुरू हो जाता है। ठीक है जी। अब इसमें लेके एट्रीसिव ब्लड सप्लाई, इसको क्या मिलती है? एट्रीसिव ब्लड सप्लाई। जो मीजोनेफ्रोज है इसकी अपनी ब्लड सप्लाई होती है और ब्लड के जरिए टॉक्सिक मटेरियल इसको मिलते हैं और वो उसको क्या कर देता है? फिल्टर कर देता है। एक्चुअली जो मीजोनेफ्रोज है ये क्या करता है? ये ब्लड रिसीव करता है और उसके अंदर टॉक्सिन को फिल्टर करके किडनी की तरह एक्ट करना शुरू कर देता है। किस ट्राइमेस्टर के अंदर? फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंदर। अब अनदर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू आस्क इन द एग्जाम, ये जो मीजोनेफ्रोज है इट इज फॉर्म बाय या इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ ये दो चीजों की कॉम्बिनेशन है। हाँ जी। नंबर 1 मीजोनेफ्रिक डक्ट, ये किससे बना है? मीजोनेफ्रिक डक्ट एंड मीजोनेफ्रिक ट्यूब्यूल, एक्जैक्टली लाइक प्रोनेफ्रोज। इस तरफ प्रोनेफ्रिक डक्ट और प्रोनेफ्रिक ट्यूब्यूल क्या बनाता है? प्रोनेफ्रोज बनाता है। तो मीजोनेफ्रिक डक्ट और मीजोनेफ्रिक ट्यूब्यूल क्या बनाएगी? मीजोनेफ्रोज बनाएगी। एंड मीजोनेफ्रिक ट्यूब्यूल आसान है कि नहीं? मुश्किल तो नहीं है ना अभी तक? ठीक है ना। अब इसमें पॉइंट टू बी रिमेंबर इज के बट मीजोनेफ्रिक डक्ट ये पूर्ण है। मीजोनेफ्रिक डक्ट गोज एंड जॉइन हाइंड गट, ये किस में जाता है? हाइंड गट में, जॉइंट हाइंड गट एंड ओपन इनटू क्लोएका, ये किस में ओपन होता है? ओपन इनटू क्लोएका, ये क्लोएका में ओपन हो जाता है। बात समझ गए क्या नहीं? क्लोएका मीन ऐसा एम्ब्रियोलॉजिकल स्ट्रक्चर जिसमें फ्यूचर में ओपनिंग क्रिएट करनी हो, जेनाइटल ओपनिंग, एनल कैनाल ओपनिंग, यूरिनरी ब्लैडर ओपनिंग, कोई भी ऐसा एम्ब्रियोलॉजिकल स्ट्रक्चर जो फ्यूचर में उसमें होल बनाना हो, ओपनिंग बनाना हो, उसको क्या कहते हैं? क्लोएका कहते हैं। और क्लोएका मीन इट विल डेवलप इनटू ओपनिंग, इट इज अ पार्ट ऑफ हाइंड गट, ये किसके अंदर आता है? हाइंड गट के अंदर। ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में आते हैं एम्ब्रियो के अंदर कि जो मीजोनेफ्रिक डक्ट है ये जाकर किस में ओपन होता है? आंसर इज क्लोएका। ये किस में जाकर ओपन होता है? क्लोएका के अंदर ओपन हो जाता है। अब यहाँ पे ये जो मीजोनेफ्रोज है, ये मीजोनेफ्रोज, इसमें आखिर में लेके एमसीक्यूज के अंदर के मीजोनेफ्रोज, हाँ जी, इन मेल। अब स्पेशली किसकी बात कर रहे हैं? इन मेल। लेटर डेवलप इनटू, हाँ जी, जेनाइटल ऑर्गन, ये क्या बनाती है? जेनाइटल। याद रखे जेनाइटो यूरिनरी सिस्टम लोग कहते हैं, जेनाइटो यूरिनरी। इसका मतलब कि किडनी जब बनती है तो जेनाइटल ऑर्गन भी साथ में बनते जा रहे हैं, तो जेनाइटो यूरिनरी। बात समझ गए कि नहीं? जो मेल के अंदर जेनाइटल ऑर्गन है पीनस, इसमें इजैकुलेशन भी होता है, यूरिन भी पास होता है। तो मतलब एज फार एज जेनाइटल ऑर्गन इज कंसर्न्ड इट इज डील विद यूरिनरी सिस्टम। यहाँ पे लेके मीजोनेफ्रोज इन मेल लेटर, हाँ जी, डेवलप इनटू जेनाइटल ऑर्गन ऑफ, ठीक है, स्पेशली मेल के अंदर। बट फीमेल के अंदर ये जेनाइटल ऑर्गन नहीं बनाती, ये पॉइंट याद रखिए। जो मीजोनेफ्रोज है मेल के अंदर, इसने किडनी बनाने में भी हेल्प करना है और जेनाइटल ऑर्गन को बनाने में भी हेल्प करना है। फॉर एग्जाम्पल ये टेस्टिस बनाती है, क्या बनाती है? टेस्टिस। लेकिन जो फॉर एग्जाम्पल फीमेल है उसके अंदर मीजोनेफ्रोज जेनाइटल ऑर्गन को बनाने में हेल्प नहीं करती। ठीक है जी। यहाँ पे एक डक्ट है, लेकिन अगर किसी ने याद रखना है ठीक है, वरना एग्जाम में कभी आता नहीं है। इसको कहते हैं गार्टिनर डक्ट। क्या कहते हैं? गार्टिनर डक्ट इज अ वेरी वेरी स्मॉल डक्ट प्रेजेंट ऑन द पोस्टीरियर वॉल ऑफ विजाइना। ये कहाँ पे होता है? पोस्टीरियर वॉल ऑफ विजाइना के अंदर एक छोटा सा डक्ट होता है जो लुब्रिकेशन प्रोवाइड करता है। उस डक्ट का नाम क्या है? गार्टिनर डक्ट। इस गार्टिनर डक्ट की जो डेवलपमेंट है फीमेल के अंदर, वो भी मीजोनेफ्रोज से होता है। क्या होता है? मीजोनेफ्रोज। तो अगर किसी ने याद रखना है कि मीजोनेफ्रोज ये फीमेल में जाकर क्या बना सकती है, आंसर इज गार्टिनर डक्ट। लेकिन मेल के अंदर ये टेस्टिस वगैरह बनाती है। क्लियर है? तो एक्चुअली इट इज द पीपल रिमेंबर इट फॉर द मेल, लेकिन एज फार एज फीमेल इज कंसर्न, फीमेल के अंदर इसका कोई खास रोल नहीं है। लेकिन अगर एक ना होने के बराबर डक्ट बना सकती है तो उसका नाम गार्टिनर डक्ट है। क्लियर है? अब इधर देखें, एमसीक्यूज की तरफ आते हैं। फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ डक्ट, ये इस तरह एक डक्ट आता है। देखें, दिस इज अ डक्ट विच इज कॉल्ड मीजोनेफ्रिक डक्ट। ये कौन सा डक्ट है?
मीजोनेफ्रिक। एक साइड पे होगा कि दोनों, ये दोनों साइड पे इस तरह सेक्रल पार्ट में पेल्विक कैविटी में मीजोनेफ्रिक डक्ट है। इस मीजोनेफ्रिक डक्ट के दरमियान मीजोनेफ्रिक ट्यूब्यूल है। क्या है? मीजोनेफ्रिक ट्यूब्यूल है। अब यहाँ पे इस मीजोनेफ्रिक ट्यूब्यूल और इस डक्ट को हम मीजोनेफ्रोस कहते हैं। ये प्रेगनेंसी के किस वीक में अपेयर हो जाता है? 5th वीक में, क्योंकि 4th वीक में प्रोनेफ्रोस खत्म हो जाता है। ठीक है, अब इधर देखिए, ये जो मीजोनेफ्रिक डक्ट है ये नीचे जाता है और ये हाइंड गट में ओपन होता है। कहाँ पे? हाइंड गट दोनों साइड पे, और हाइंड गट के जहाँ पे ओपन होता है दैट इज कॉल्ड ऑफ क्लोएका। इसको क्या कहते हैं? क्लोएका कहते हैं। क्लोएका इज अ स्ट्रक्चर विच गिव राइज टू ओपनिंग। इससे ओपनिंग बन दिया गया। अब इधर देखिए यार, जब हम किडनी बनाएंगे उससे यूरेटर बनेंगे, ब्लेडर बनाएंगे, तो ओपनिंग होना चाहिए जिससे हम यूरिन को पास करें, आगे यूरेथ्रा में जा सके, यूरेथ्रा से मियोटस के जरिए एक्सपेल कर सके। यहाँ पे देखें, एमसीक्यू सुनते जाए। दिस इज मीजोनेफ्रिक डक्ट, मीजोनेफ्रिक ट्यूब्यूल कंबाइंडली टुगेदर इज कॉल्ड मीजोनेफ्रोस। इसको क्या कहते हैं? मीजोनेफ्रोस। मीजोनेफ्रिक डक्ट गोज डाउनवर्ड एंड दे एंड टू हाइंड गट व्हिच ओपन इनटू द क्लोएका। ये किस में ओपन होता है? क्लोएका। बट दिस मीजोनेफ्रिक डक्ट लेटर इन प्रेगनेंसी इन मेल आल्सो डेवलप इनटू जेनिटल ऑर्गन। क्लियर है कि नहीं? अब यहाँ तक ये पॉइंट आप लोग को आना चाहिए। और ये जो मीजोनेफ्रिक डक्ट और मीजोनेफ्रिक ट्यूब्यूल है, इसमें छोटी छोटी कैपिलरीज आती है। क्या आती है? कैपिलरीज। और इन कैपिलरीज का काम इसको ब्लड सप्लाई देना है, और ब्लड सप्लाई इसलिए देना है ताकि टॉक्सिन को क्या कर सके? फिल्टर कर सके। तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंदर फिल्ट्रेशन किडनी, ये फिल्टरिंग किडनी का जो काम करता है वो कौन सा स्ट्रक्चर है? मीजोनेफ्रोस। यार प्रोनेफ्रोस का कोई काम नहीं है। इनिशियल फिल्ट्रेशन किडनी का जो काम स्टार्ट करवाता है वो किस स्ट्रक्चर से होता है? मीजोनेफ्रोस से होता है। यहाँ पे समझ गए कि नहीं? अब जब मीजोनेफ्रोस जो है ये काम कर लेता है, ठीक है, इसके बाद जनाब नेक्स्ट स्ट्रक्चर अपेयर होना शुरू हो जाता है जिसका नाम मेटानेफ्रोस है। इसको क्या कहते हैं? मेटानेफ्रोस। ये क्लियर है कि नहीं? अब इसके बाद द नेक्स्ट स्ट्रक्चर वी विल डिस्कस दैट इज कॉल्ड मेटानेफ्रोस। तो हेडिंग दे दें, दैट इज कॉल्ड मेटानेफ्रोस। ओके, मेटानेफ्रोस के बाद एमसीक्यू देखें। दिस इज द परमानेंट स्ट्रक्चर फॉर किडनी डेवलपमेंट। अब ये जो है ये किडनी को बनाकर ही रहेगी। मेटानेफ्रोस वन फॉर्म, इट नेवर एवर डिसअपेयर। इसने खत्म हो नहीं होना है, और इसने इवेंचुअली मैच्योर क्या बनानी है? किडनी बनानी है। तो इसमें लेके दिस स्ट्रक्चर विल इवेंचुअली फॉर्म मैच्योर किडनी। नंबर 1, इट इज टेम्परेरी और परमानेंट। इट इज अ परमानेंट, इसमें लेके इट इज अ परमानेंट स्ट्रक्चर, इट इज अ परमानेंट स्ट्रक्चर which eventually form mature kidney। ये क्या बनाती है? mature kidney बनाती है। अब यहाँ पे जो मेन पॉइंट याद रखना है कि मेटानेफ्रोस ये जनाब कंटिन्यूस होती है। ये जो मेटानेफ्रोस है ये कहाँ से आती है? मेटानेफ्रोस अराइजेस फ्रॉम मीजोनेफ्रोस। ये कहाँ से आती है? मीजोनेफ्रोस। अब ये मैं बताने लगा हूँ इसका मतलब क्या है, लेकिन इसमें लेके इट स्टार्ट टू अपेयर हाँ जी, एट विच वीक? एट 5th वीक। मीजोनेफ्रोस कब अपेयर होता था? 5th वीक। तो साइड बाय साइड क्या बनाती है? मेटानेफ्रोस। तो 5th वीक में एंड कंटिन्यू टू ग्रो, और ये कंटिन्यू करता है ग्रो अराउंड 32 टू हाँ जी 36 वीक ऑफ प्रेगनेंसी। इसका मतलब ये है कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में या ये फर्स्ट ट्राइमेस्टर में अपेयर होना शुरू हो जाता है और लेट 3rd ट्राइमेस्टर तक ये बनता जा रहा है, क्योंकि इसने फ्यूचर में किडनी के बहुत सारे स्ट्रक्चर बनानी है। इसने किडनी के स्ट्रक्चर बनानी है, इसलिए इसने जाकर फॉर एग्जांपल क्या करना है, आगे फ्यूचर में बहुत सारी चीज़ें बनानी है। अब देखिए यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट हम डिस्कस करेंगे वो ये है। तो एमसीक्यूज ये था कि इनिशियल प्रिमिटिव किडनी हैविंग नो फंक्शन, उसका नाम क्या था? प्रोनेफ्रोस। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में जो प्रिमिटिव किडनी की फिल्ट्रेशन करता है वो मीजोनेफ्रोस है, और मीजोनेफ्रोस एंटर टू द क्लोएका, और मीजोनेफ्रिक डक्ट जो है ये मीजोनेफ्रिक डक्ट ये मेल जेनिटलिया भी बनाता है, और जो मीजोनेफ्रिक डक्ट है उससे फ्यूचर में क्या बनता है? मेटानेफ्रोस, और इसने इवेंचुअली जाकर मैच्योर किडनी बनानी है। अब देखिए इसका आसान तरीका याद करने का ये है, फॉर एग्जांपल दिस इज मीजोनेफ्रिक डक्ट। ये क्या था? मीजोनेफ्रिक, इस साइड से भी और इस साइड से भी। अब इसको समझने की कोशिश करें। अब ये जो मीजोनेफ्रिक डक्ट है ये जाकर हाइंड गट में ओपन होता है कि नहीं?
विच इज क्लोएका। ये किस में ओपन होता है? क्लोएका। अब इधर सुन ले, यहाँ पे इस मीजोनेफ्रिक डक्ट से यहाँ पे हाइंड गट में जाता है। अब ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है समझने के लिए। When mesonephric duct enter to the hind gut end of cloaca, before that it gives rise to a bud। ये क्या देता है? बर्ड देता है, एक आउटग्रोथ देता है। This bud is called ureteric bud। इसका नाम क्या है? ureteric bud। बताए ये कौन सा डक्ट है? mesonephric duct। ये क्या है? mesonephric duct। इसने एक आउटग्रोथ दिया है। इस आउटग्रोथ का नाम क्या है? ureteric bud है। वेरी इंपॉर्टेंट वन, दैट इज कॉल्ड यूरिटेरिक बर्ड। बर्ड मीन आउटग्रोथ को कहते हैं। और इस यूरिटेरिक बर्ड के ऊपर इस तरह हमारे पास कुछ ग्रुप ऑफ टिश्यूज आ जाती है। इस ग्रुप ऑफ टिश्यूज को हम कहते हैं मेटानेफ्रिक मीजनकाइम। इसको क्या कहते हैं? मेटानेफ्रिक मीजनकाइम टिश्यू। और इस मेटानेफ्रिक मीजनकाइम टिश्यूज को ही हम मेटानेफ्रोज कहते हैं। बात समझ गए क्या नहीं? इसका मतलब यह है, ये जो मेटानेफ्रिक मीजनकाइम टिश्यू है और यह यूरिटेरिक बर्ड है, ये दोनों किस चीज से आई है? मीजोनेफ्रिक डक्ट से आई है। बात समझ गए क्या नहीं? तो मीजोनेफ्रिक डक्ट बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है किडनी की डेवलपमेंट में। मीजोनेफ्रिक डक्ट खुद नीचे जाता है और हाइंड गट में जाकर क्लोएका को ओपन होता है। इसका एक सिग्निफिकेंस है, जो मीजोनेफ्रिक डक्ट है इसने मेल जेनिटेलिया भी बनाना है। और मीजोनेफ्रिक डक्ट से एक बर्ड निकलता है जिसका नाम क्या है? यूरिटेरिक बर्ड। और इस बर्ड के ऊपर कुछ सेल की डिफरेंशिएशन हो जाती है जिसको हम मेटानेफ्रिक मीजनकाइम टिश्यू कहते हैं। कुछ लोग इसको मीजनकाइम ब्लास्टीमा भी कहते हैं। क्लियर है कि नहीं? ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब जो यूरिटेरिक बर्ड है इसने जाकर क्या करना है? यूरिटेरिक बर्ड का काम ये है, इधर देखें, ये जो यूरिटेरिक बर्ड है, इधर देखें प्लीज। यूरिटेरिक बर्ड ने यहाँ से इस तरह जाना है, तो इसने डाउन से अप जाना है कि अप से डाउन? डाउन से अप जाना है। ये भी याद रखे, डाउन का मतलब ये है कार्डवल एंड। क्या? कार्डवल। कार्डवल टू क्रेनियल एंड ये ग्रो करता है। क्रेनियल एंड, ये दोनों वर्ड याद रखें। यूरिटेरिक बर्ड अराइजेस फ्रॉम द मीजोनेफ्रिक डक्ट एट द लोअर पार्ट। ठीक है, और ये नीचे से इस तरफ ऊपर की तरफ थोड़ा सा जाता है। तो वी कैन से यूरिटेरिक बर्ड कैन ग्रो फ्रॉम कार्डवल टू क्रेनियल एंड। ठीक है, अब एमसीक्यूज लिखे डेरिवेटिव, इससे आगे बनेगी क्या चीजें? कौन कौन सी चीजें ये बनाएगी? यूरिटेरिक बर्ड। यूरिटेरिक बर्ड फ्यूचर में यूरेटर बनाती है। क्या बनाती है? यूरेटर। तो यूरेटर क्या है? ये वो ट्यूब है जो किडनी से यूरिन लेती है और ब्लडर को देती है। तो अगर एग्जाम में आ जाए कि यूरिनरी सिस्टम के अंदर जो यूरेटर है इसकी डेरिवेशन किस पे डिपेंड करती है? यूरिटेरिक बर्ड। यहाँ पे लेके इट कैन गिव राइज टू यूरेटर। ये क्या बनाती है? यूरेटर। मैं यहाँ पे किडनी का एक सिंपल डायग्राम ड्रा करता हूँ। देखिए फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ किडनी, और किडनी के अंदर हमारे पास एक डायलेटेड पार्ट होता है। इधर देखें, दिस इज अ डायलेटेड पार्ट ऑफ द किडनी फ्रॉम वेयर यूरेटर स्टार्ट। यहाँ से क्या स्टार्ट होता है? यूरेटर स्टार्ट होता है। अब देखें, ये जो यूरेटर है इसका बनाना ये किस पे डिपेंड करता है? यूरिटेरिक बर्ड पे डिपेंड करता है। अब मैंने कैसे आज किया था एमबीबीएस में, इस तरह देखें, ये जो यूरेटर है ये जो एक ट्यूब है, अब यूरिटेरिक बर्ड से आएगा, और यूरिटेरिक बर्ड की जो ग्रोथ है वो कार्डवल से क्रेनियल है कि नहीं? वो कार्डवल से क्रेनियल है। अब यूरेटर को अगर हम कार्डवल से किस तरफ ले जाए? क्रेनियल, तो हम किडनी की तरफ जाएंगे कि नहीं? और यूरेटर मीन अगर बन गया है तो फिर हम किस में एंटर करेंगे? किडनी। तो किडनी के उस पार्ट में हम एंटर होंगे जहाँ से क्या स्टार्ट होता है? यूरेटर। उसको रीनल पेल्विस कहते हैं। क्या कहते हैं? रीनल पेल्विस। तो यूरिटेरिक बर्ड यूरेटर के साथ साथ रीनल पेल्विस भी बनाता है। क्या बनाता है? रीनल पेल्विस। तो याद रखे, यूरिटेरिक बर्ड कैन गिव राइज टू विच फॉर्मेशन? रीनल पेल्विस। बात समझ गए? द डायलेटेड पार्ट ऑफ द किडनी फ्रॉम वेयर यूरेटर इज गोइंग टू स्टार्ट इज कॉल्ड रीनल पेल्विस। इस रीनल पेल्विस से अगर हम थोड़ा सा आगे और भी जाए, यहाँ पे माइनर कैलिसिस और मेजर कैलिसिस होती है। याद नाम सुना है कि नहीं? यहाँ पे लेके इससे फ्यूचर में बनती है माइनर कैलिसिस। ये किडनी की इंटरनल स्ट्रक्चर है, ये हम पढ़ेंगे, और इसके अंदर यूरिन कलेक्ट हो जाते हैं। और यहाँ पे लेके माइनर कैलिसिस के साथ क्या होते हैं? मेजर कैलिसिस। बात समझ गए कि नहीं? तो माइनर कैलिसिस एंड ऑफ मेजर कैलिसिस। और इसके साथ साथ लेके कलेक्टिंग डक्ट। क्या बनेगी? कलेक्टिंग डक्ट। हम कहते हैं ना कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स, कलेक्टिंग डक्ट। यहाँ पे लेके यहाँ पे कलेक्टिंग डक्ट और कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स ये दोनों बनेगी। कलेक्टिंग डक्ट एंड ऑफ कलेक्टिंग ट्यूब्यूल। ये 5 स्ट्रक्चर आप लोगों ने फिंगर टिप पे याद रखनी है। देखिए, कार्डवल से क्रेनियल जाए, नीचे से ऊपर जाए, तो यूरेटर से स्टार्ट करें। इस बर्ड से, ये पहले सिर्फ बर्ड था,
बन गया, यूरेटेरिक बर्ड, नाम से पता चलता है क्या नहीं। तो यूरेटेरिक बर्ड से यूरेटर बन गया, फिर क्या बन गया, रीनल पेल्विस, माइनर कैलिसिस, मेजर कैलिसिस एंड कलेक्टिंग डक्ट। ये 5 चीजें किडनी के अंदर इससे बन गए। अब इधर देखिए ना, अगर मैं इस किडनी को इस तरह ओपन करूं तो किडनी इज नथिंग बट इट इज अ स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन। ये किससे बनी है, नेफ्रॉन। दिस पार्ट ऑफ द किडनी इज बोमेन कैप्सूल। इसको क्या कहते हैं, बोमेन कैप्सूल। फिर प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड टिब्यूल, पीसीटी का नाम सुना है। फिर इसके बाद देयर इज लूप ऑफ हेनले। इसके बाद क्या होता है, लूप ऑफ हेनले, ठीक है, दिस इज लूप ऑफ हेनले। फिर इसके बाद यहाँ पे आता है डीसीटी, डिस्टल कन्वोल्यूटेड टिब्यूल। फिर यहाँ पे कलेक्टिंग डक्ट और कलेक्टिंग टिब्यूल आती है, और फिर इस तरह केले से स्टार्ट हो जाती है। बात समझ गए क्या नहीं। अब इधर देखें, यूरेटर हमने डिस्कस किया, रीनल पेल्विस डिस्कस किया, माइनर कैलिसिस एंड मेजर कैलिसिस, और कलेक्टिंग डक्ट्स एंड कलेक्टिंग टिब्यूल। अभी तक हम आए हैं इधर तक के नहीं। अब नेफ्रॉन के कुछ पार्ट्स बन गए हैं, कुछ पार्ट्स नहीं बने हैं। अगर नहीं बने हैं उसमें से एक क्या है, ग्लोमेरुलाई। इसके अंदर ग्लोमेरुलाई होता है क्या नहीं। और फिर यहाँ पे बोमेन कैप्सूल, ग्लोमेरुलाई, बोमेन कैप्सूल, हाँ, पीसीटी, लूप ऑफ हेनले एंड डीसीटी। ये जितने भी रिमेनिंग पार्ट है इसको ट्यूबुलर पार्ट कहते हैं। क्या, ट्यूबुलर, क्योंकि इसके अंदर ट्यूब्यूल है। पीसीटी इज प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, डीसीटी डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। तो इस ग्लोमेरुलाई से लेके डीसीटी तक इसको ट्यूबुलर पार्ट ऑफ द किडनी कहते हैं। इसका बनना मेटानेफ्रिक मेसेनकाइम टिश्यू से होता है। किससे होता है, मेटानेफ्रिक मेसेनकाइम टिश्यू। इसके ऊपर यहाँ पे सेल आ जाती है। इससे फ्यूचर में, हाँ जी, ग्लोमेरुलाई बनेगी क्या नहीं। इससे फ्यूचर में पीसीटी बनेगी, लूप ऑफ हेनले बनेगी, बोमेन कैप्सूल बनेगी, और डीसीटी बनेगी। बात समझ गए क्या नहीं। अब ये जितने भी स्ट्रक्चर हमने मेटानेफ्रिक मेसेनकाइम से बनाई है, ठीक है ना, ये जनाब किडनी की फॉर एग्जांपल रिमेनिंग पार्ट है। बात समझ गए क्या नहीं। तो रिमेनिंग पार्ट इसमें ग्लोमेरुलाई से लेकर डिस्टल कन्वोल्यूटेड टिब्यूल। तो यहाँ से लेके अब किडनी क्या चीज़ है, व्हाट इज किडनी, इट इज नथिंग बट इट इज अ क्लस्टर ऑफ नेफ्रॉन। क्या है, क्लस्टर ऑफ। अगर नेफ्रॉन ना होते तो किडनी हो जाती, नो, किडनी की वजूद 1.1 मिलियन नेफ्रॉन की वजह से है। इसका मतलब किडनी बनाने का मतलब नेफ्रॉन का बनाना है, और नेफ्रॉन का मतलब कुछ पार्ट है। तो अभी तक हमने ग्लोमेरुलाई बनाई है कि नहीं, बोमेन कैप्सूल बना है, शाबाश, पीसीटी, लूप ऑफ हेनले, डीसीटी, कलेक्टिंग डक्ट, कलेक्टिंग टिब्यूल। अगर नेफ्रॉन बन गया है इनडायरेक्टली किडनी बनी है, एंड दैट इज कॉल्ड डेवलपमेंट ऑफ किडनी। इसको एम्ब्रियोलॉजी कहते हैं। तो आखिर में पॉइंट टू बी रिमेंबर, किडनी को बनाने के लिए यूरेटेरिक बर्ड का होना और मेटानेफ्रिक मेसेनकाइम टिश्यू का होना, ये इंपॉर्टेंट है। इधर से एक एमसीक्यूज आता है कि ऑल ऑफ द फॉलोइंग गिव्स राइज टू यूरेटेरिक बर्ड एक्सेप्ट, ये 5 चीजें, और ये 5 चीजें आप लोगों ने मेटानेफ्रिक मेसेनकाइम टिश्यू से याद रखनी है, ठीक है जी। तो एक्चुअली दीज ऑल आर व्हाट वी नीड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। क्लियर है, स्पेशली रिगार्डिंग विच सिस्टम, रीनल सिस्टम। अब इसके साथ एक हम एसोसिएटेड कंडीशन पढ़ेंगे which is very very important, that is called Porter sequence। तो हेडिंग दे दे कि what is meant by Porter sequence। एग्जाम में आता है, एम्ब्रियोलॉजिकल डिसऑर्डर है, बहुत इंपॉर्टेंट है। what is meant by Porter sequence, Porter sequence। बस anyone in the whole class जिसके बारे में कोई चीज जानता हो तो बताए। पहले सुना है ये वर्ड पोर्टर सीक्वेंस, हाँ जी। पोर्टर सीक्वेंस जो है ये हमारे पास एक कंजेनिटल डिसऑर्डर है जिसमें बच्चों के अंदर बाय बर्थ किडनी एब्सेंट होते हैं। क्या होते हैं, एब्सेंट। इसको कहते हैं रीनल एजेनेसिस, दैट इज कॉल्ड रीनल एजेनेसिस। फिर हमें लिखे कंजेनिटल, कंजेनिटल का मतलब बाय बर्थ डिसऑर्डर। प्लीज इसको समझने की कोशिश करें, लिखते जाए। अ कंजेनिटल डिसऑर्डर characterized by renal is the word used for kidney, तो renal agenesis। इसमें जनाब बच्चों के अंदर बाय बर्थ किडनी नहीं बन जाती, द कंडीशन इज कॉल्ड रीनल एजेनेसिस, ठीक है। अब इसमें अनदर पॉइंट टू रिमेंबर इज वेरी इंपॉर्टेंट कि ये जो पोर्टर सिंड्रोम है इसका वजह क्या है, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड पोर्टर सिंड्रोम। चलिए इसकी मैकेनिज्म देखते हैं कि व्हाट इज, क्या मैकेनिज्म से पहले के क्लिनिकल फीचर्स, इसकी क्लिनिकल फीचर्स क्या है। पोर्टर सिंड्रोम के जो बच्चे होते हैं इसकी क्लिनिकल फीचर्स क्या है। नंबर 1, इन बच्चों की
बच्चों में बाई बर्थ सही तरीके से लंग्स नहीं बने होते, दैट इज कॉल्ड पल्मोनरी हाइपोप्लेजिया। अगर लंग्स बनाने वाले सेल की तादाद कम रह जाए, द कंडीशन इज कॉल्ड ऑफ हाइपोप्लेजिया। हाइपो मीन कम, डिक्रीज, प्लेजिया मीन नंबर। अगर द नंबर ऑफ सेल रिक्वायर्ड फॉर द लंग फॉर्मेशन डिक्रीज, कंडीशन इज कॉल्ड ऑफ पल्मोनरी हाइपोप्लेजिया। तो इन बच्चों में बाई बर्थ रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस होगी कि नहीं? इन बच्चों के अंदर लंग्स फेलियर के चांसेस भी हो सकते हैं, दैट इज कॉल्ड पल्मोनरी हाइपोप्लेजिया। ब्रैकेट में लिखे इमेच्योर लंग्स, ठीक है। नंबर 2, इन बच्चों के अंदर इन बच्चों में इनसाइड प्रेगनेंसी अगर हम एमनियोटिक फ्लूइड देखते हैं तो उसका लेवल कम होता है, उसको कहते हैं ओलिगोहाइड्रोमनियोस। क्या कहते हैं? ओलिगोहाइड्रोमनियोस। ओलिगो का मतलब यू, हाइड्रोमनियोस का मतलब एमनियोटिक फ्लूइड। देखें यूट्रस में जो बच्चा बनता है, याद रखें बच्चे का और यूट्रस वॉल का दरमियान कॉन्टैक्ट डायरेक्ट नहीं होता। यूट्रस के अंदर एक सेक होता है, एक सेक जिसके अंदर बच्चा बन रहा होता है, उस सेक को हम एमनियोटिक कैविटी कहते हैं। क्या कहते हैं? एमनियोटिक कैविटी या एमनियोटिक सेक कहते हैं, जिसके अंदर फ्लूइड होता है जिसका नाम क्या है? एमनियोटिक फ्लूइड। एमनियोटिक फ्लूइड के फायदे क्या है? नंबर 1, एमनियोटिक फ्लूइड प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू द बेबी। ये क्या देती है? न्यूट्रिशन। नंबर 2, एमनियोटिक फ्लूइड एक्ट एज अ शॉक एब्जॉर्बर बिटवीन द फीटस एंड यूट्राइन वॉल। यूट्राइन वॉल चाहती है कि वो बच्चे को कंप्रेस करे, लेकिन यूट्राइन वॉल और बच्चे के दरमियान जो शॉक एब्जॉर्बर है वो क्या है? एमनियोटिक फ्लूइड है। एमनियोटिक फ्लूइड जो है इट कंटेन अमाइनो एसिड, और ये एमनियोटिक फ्लूइड बच्चा स्वालो करता है, और जब वो स्वालो करता है तो दोज अमाइनो एसिड व्हिच इज स्वालो बाय द बेबी एन एमनियोटिक फ्लूइड रिस्पांसिबल फॉर द लंग मैच्योरिटी। वो क्या करती है? लंग मैच्योरिटी। तो एमनियोटिक फ्लूइड जो है वो लंग मैच्योरिटी में हेल्प करती है बिकॉज इट कंटेन एसेंशियल अमाइनो एसिड। एमनियोटिक फ्लूइड यूट्राइन वेसल, यूट्राइन वॉल और बच्चे के दरमियान कंप्रेशन इफेक्ट को कम करती है, और इससे बच्चे को न्यूट्रिशन मिलती है। इट इज गुड और बैड? इट इज वेरी गुड, इसलिए इसका जो लेवल है वो नॉर्मल होना चाहिए। कभी इसका लेवल बहुत बढ़ जाता है, कभी कम हो जाता है। अगर बढ़ जाए तो पूरी हाइड्रोमनियोस है, अगर कम हो जाए तो ओलिगो। तो पोर्टर सिंड्रोम के अंदर एमनियोटिक फ्लूइड की लेवल क्या हो जाती है? कम, फिर इसका ओलिगो हाइड्रोमनियोस। नेक्स्ट है ट्विस्टेड लिम्स। इन बच्चों की क्या होती है? ट्विस्टेड लिम्स, मतलब इन बच्चों की जो लिम्ब है इस तरफ एबनॉर्मल स्ट्रक्चर में ट्विस्ट हो जाती है। अगर ये हमारा सुपाइन है तो ये बच्चे जब पैदा होते हैं तो उसकी जो पाम है कभी कभार वो बैकवर्ड फेस करती है, या इसकी जो फुट है वो इन्वर्ट हो जाती है। दिस कंडीशन इज कॉल्ड ट्विस्टेड लिम्ब। और नेक्स्ट है ट्विस्टेड फेस। ये क्या है? ट्विस्टेड फेस से मुराद एबनॉर्मल फेस है, ठीक है, फेशियल एबनॉर्मेलिटी। ट्विस्टेड फेस या एबनॉर्मल फेस दैट इज कॉल्ड फेशियल एबनॉर्मेलिटी। और आखिर में लेके इन बच्चों की जो फॉर एग्जांपल या तो इसमें जो स्किन है ना ओवरऑल अपर लिम्ब लोअर लिम्ब की, उसमें जो स्किन है वो टाइट हो जाती है। क्या हो जाती है? टाइट, स्किन टाइटनिंग, और उसमें स्किन अल्सर, स्किन के जो रप्चर चांसेस है वो भी ज़्यादा होते हैं। और आखिर में लेके एक्सट्रीमिटी डिफेक्ट। क्या होती है? एक्सट्रीमिटी। एक्सट्रीमिटी से मुराद अपर लिम्ब एंड लोअर लिम्ब है। इन बच्चों को जब हम देखते फेस और स्किन के साथ साथ इनकी जो लिम्ब है वो भी ट्विस्ट हो सकती है। तो एब्नॉर्मेलिटी इन द एक्सट्रीमिटीज, अपर लिम्ब एंड लोअर लिम्ब। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इन बच्चों में बाई बर्थ किडनी एब्सेंट होती है तो रीनल एजेनेसिस। क्या होती है? रीनल एजेनेसिस। एक्चुअली हम रीनल एजेनेसिस पर डिस्कस करेंगे, तो पोर्टर सिंड्रोम के अंदर रीनल एजेनेसिस का होना जरूरी है। क्लियर है? अब देखें, द सिंड्रोम इज पोर्टर सिंड्रोम। ये पोर्टर सिंड्रोम है, ये आप लोगों को ये चीज़ आनी चाहिए। P for pulmonary hypoplasia, O for oligohydramnios, T for twisted limbs या twisted face, फिर twisted skin या twisted limbs, और आखिर में E for extremity defect और R for renal agenesis। ये पोर्टर वर्ड के अंदर इसके क्लिनिकल फीचर हैं। अब लिखे मैकेनिज्म। अब बुक ने ये मैकेनिज्म इसने एक्सप्लेन तो नहीं किया है, लेकिन इसकी मैकेनिज्म पढ़ के आप लोगों को ये चीज़ और भी आसान हो जाएगी कि ये होता क्यों है, इस तरह कैसे होता है कि ओलिगोहाइड्रोमनियोस की वजह से ये सारे मसाइल हो जाते हैं। देखिए बहुत आसान तरीका है। इन बच्चों में असल में प्रेगनेंसी के अंदर किसी भी रीज़न की वजह से एमनियोटिक फ्लूइड की जो लेवल है वो नॉर्मल से क्या रह जाती है? कम। अ कंडीशन इन विच एमनियोटिक फ्लूइड इज वेरी डिक्रीज देन द नॉर्मल इज नोन एज
ओलिगोहाइड्रोमनियोज। प्लीज याद रखें इंपॉर्टेंट वन के ओलिगोहाइड्रोमनियोज। अब ये ओलिगोहाइड्रोमनियोज क्यों है, ये भी एक वजह है। वजह यह है कि इन बच्चों में जो किडनी है उसकी डेवलपमेंट नहीं होती, तो देयर इज रीनल एजेनेसिस। अगर बाय बर्थ बच्चे की किडनी नहीं बनती, क्या किडनी नहीं बनती, तो याद रखें किडनी का काम यूरिन फॉर्मेशन है। क्या चीज़ है? यूरिन फॉर्मेशन। और प्लीज रिमेंबर एमनियोटिक फ्लूइड का एक कंपोनेंट यूरिन है। एमनियोटिक फ्लूइड इज कंपोज्ड ऑफ अमाइनो एसिड्स, न्यूट्रिशियस सब्सटेंसेस एज वेल एज यूरिन। तो कहने का मतलब यह है कि एमनियोटिक फ्लूइड का मतलब इसके अंदर यूरिन पाए जाते हैं। अगर किडनी नहीं बनेगी, बाई बर्थ कोई डिफेक्ट है जिसकी वजह से बंदे में क्या है, बच्चे में रीनल एजेनेसिस है, तो आया यूरिन बनेगी? नो। इसका मतलब यह है कि रीनल एजेनेसिस की वजह से हाँ जी नो यूरिन आउटपुट, यूरिन आउटपुट नहीं होगी। जब यूरिन नहीं बनेगी तो एमनियोटिक फ्लूइड के अंदर हाँ जी मिकदार में इंक्रीज आएगी? नो। तो एमनियोटिक फ्लूइड कम रहेगी कि ज़्यादा? कम। ओलिगोहाइड्रोमनियोज। तो यहाँ पे रीजन इज दैट कि एमनियोटिक फ्लूइड का कम हो जाना, इसका वजह रीजन क्या है? एजेनेसिस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो रीजन एजेनेसिस मीन किडनी का ना होना, यूरिन का ना होना। और जब यूरिन नहीं बनेगा तो एमनियोटिक फ्लूइड का एक कंपोनेंट तो यूरिन है, अगर यूरिन नहीं है तो उसका वॉल्यूम क्या रहेगा? कम रहेगा। अब अगर ओलिगोहाइड्रोमनियोज है हाँ जी, तो फिर बच्चे और यूट्राइन लेयर के दरमियान जो प्रेशर इफेक्ट है वो ज्यादा होगा कि कम? हाँ जी, इंक्रीज कंप्रेशन बिटवीन हाँ जी बिटवीन फीटस एंड यूट्राइन वॉल। क्लियर है? एंड यूट्राइन वॉल, क्योंकि प्लीज रिमेंबर यूट्राइन वॉल और फीटस के दरमियान इस कंप्रेशन को कम करना ये एमनियोटिक फ्लूइड का काम है। अब अगर वो कम है तो यूट्राइन वॉल और बच्चे के दरमियान कंप्रेशन क्या होगी? ज़्यादा। तो बच्चे के अदर स्ट्रक्चर को ग्रो करने देगी? नहीं देगी। तो वो प्रेशर फेस पे लग सकती है कि नहीं? अगर बच्चे की फेस पे कंटिन्यूस प्रेशर लग जाए तो ट्विस्टेड फेस हो जाती है। क्या हो जाती है? ट्विस्टेड फेस। फिर अगर वो जनाब ग्रोथ ऑफ द अपर लिम्ब लोअर लिम्ब पे लगे तो एक्सट्रीमिटी डिफेक्ट हो जाती है। बात समझ गए कि नहीं? दूसरी बात, एमनियोटिक फ्लूइड कम है कि ज़्यादा? कम है, तो बच्चा स्वालो भी कम करेगा, तो उसमें जो अमाइनो एसिड है वो कम मिलेंगे कि ज़्यादा? तो वो इतने कम मिलेंगे तो वो लंग्स को मैच्योर नहीं कर सकेगा, तो पल्मोनरी हाइपोप्लेजिया हो जाता है। क्लियर है कि नहीं? तो यहाँ पे देखें ऑल द फीचर ऑफ ए सीक्वेंस, Porter sequence, all the feature of Porter sequence is due to all the feature of Porter sequence as due to compression effect। किस वजह से है? compression effect और compression and ओलिगोहाइड्रोमनियोज। और ये सबको पता है कि compression effect का वजह ही ओलिगोहाइड्रोमनियोज है। क्लियर है जी? तो ये सारे के सारे पॉइंट याद रखिए। क्लियर है? तो एक्चुअली इसका मतलब ये है कि दोज बेबी हु कैन नॉट यूरिनेट, अरे वो बच्चे जो यूरिन ना पास करे, कहाँ पे? प्रेगनेंसी में, यूटरस के अंदर। तो दोज बेबी हु कैन नॉट पी इन द यूटरस कैन लीड टू पी पोर्टर सिंड्रोम। और वो पी तब नहीं पास करेंगे, यूरिन तब पास नहीं करेंगे व्हेन देयर इज रीनल एजेनेसिस। क्लियर है? तो दोज बेबी, अगर किसी ने लिखना है those baby who cannot pee in the uterus will lead to Porter syndrome। क्लियर है? और पी ना करने का मतलब किस चीज का ना बन जाना है? किडनी। क्लियर है? तो प्लीज फिर से सुन ले, किडनी इन बच्चों में नहीं बनती। एजेनेसिस मीन एब्सेंट किडनी, यूरिन फॉर्मेशन नहीं होगी। जब यूरिन नहीं होगी तो एमनियोटिक फ्लूइड क्या रहेगी? कम, क्योंकि यूरिन इज अ पार्ट ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड। तो अगर वो कम रहेगी तो फिर फीटस और यूट्रस के दरमियान कंप्रेशन ज्यादा। तो अगर वो कंप्रेशन बच्चे की फेस पे लगे तो ट्विस्टेड फेस होगी, अपर लिम्ब लोअर लिम्ब पे लगे तो ट्विस्टेड अपर लिम्ब लोअर लिम्ब एक्सट्रीमिटी डिफेक्ट होगी। और अगर वही कंप्रेशन बच्चे की जनाब अदर पार्ट पे लगे तो अदर एक्सट्रीमिटी डिफेक्ट भी हो सकती है। ये कंप्रेशन क्यों बढ़ गई है? एमनियोटिक फ्लूइड का लेवल कम हुआ है, और एमनियोटिक फ्लूइड कम की वजह से अमाइनो एसिड क्या होंगे? कम, कि वो लंग्स को मैच्योर नहीं करेंगे, पल्मोनरी हाइपोप्लेजिया हो जाएगी। क्लियर है? हाँ जी, ओके। अ बेबी हु कैन नॉट पी इन यूट्रस विल लीड टू पोर्टर सिंड्रोम। इसका मतलब उन बच्चों के अंदर किडनी क्या होगी? एब्सेंट होगी। आखिर में लेके इंपोर्टेंट वन, मोस्ट कॉमन cause of
डेथ इन पोर्टर सिंड्रोम, ये भी एग्जाम में आता है कि अगर पोर्टर सिंड्रोम बच्चा मर जाए, उसकी डेथ हो जाए, व्हाट विल बी दी मोस्ट कॉमन काज, तो लेके पल्मोनरी हाइपोप्लेजिया। क्या होता है? पल्मोनरी हाइपोप्लेजिया एक्सीडेंट, क्योंकि विदाउट ऑक्सीजन देयर इज इम्पॉसिबिलिटी दैट द बेबी कैन सर्वाइव। ठीक है, तो अगर लंग्स सही तरीके से नहीं बने हैं, ये लंग्स के जो सेल है वो नॉर्मल से कम बने हैं, इसका मतलब इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर द बेबी टू सर्वाइव, वो बच्चे के लिए बहुत मुश्किल है कि वो सर्वाइव कर सके। तो pulmonary hypoplasia is the most common cause of death in this condition। ठीक है जी, आगे जनाब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे, हाँ बस करें, हाँ कितने लोग कहते हैं कि पढ़ाएं सर? ओके लव, कल मिलते हैं। ठीक है, ओके कल एक और पॉइंट प्लीज कल के लिए याद रखें, टुमारो वी विल डिस्कस द न्यू टॉपिक। आज से मैं उसका बेस बनाता हूँ कि हम क्या पढ़ेंगे। कुछ एम्ब्रियोलॉजिकल डिसऑर्डर है जो बुक ने नहीं लिखी है, बट आई विल गो फॉर दैट, वेरी इंपॉर्टेंट। उनमें से एक हम पढ़ेंगे हार्स शू शेप किडनी, उसको क्या कहते हैं? हार शू। जिस तरह घोड़े की वो नाल होती है ना, उसी तरह ये किडनी जो है ना शेप अब इख्तियार कर देती है। कैसे? अब देखें प्लीज रिमेंबर, जो किडनीज है इधर देखें, ये किस एरिया में पड़ी है? लंबर एरिया। किस एरिया में? लंबर। लेकिन जो इनिशियली बात है नहीं, इधर फोकस करें, कल के लिए पूरा समरी बताता हूँ। जो किडनीज है वो बनती है लंबर एरिया, लंबर एरिया में पड़ी होती है एडल्ट के अंदर, लेकिन बच्चों में जब किडनी बनना शुरू हो जाती है वो पेल्विक कैविटी में होती है। कहाँ पे? पेल्विक, एट द लेवल ऑफ सैक्रम। कहाँ पे? सैक्रम। जो सैक्रल वर्टेब्रास है लो बैक के अंदर, वहाँ पे किडनी बनना शुरू हो जाती है, और आहिस्ता आहिस्ता टाइम के साथ साथ जब वो मेच्योर बनती जाती है तो बिफोर द बर्थ वो पेल्विक कैविटी से ऊपर आकर लंबर में आ जाती है। कहाँ पे? लंबर। ये सेंटेंस याद रखें, वी कैन से कि ड्यूरिंग द डेवलपमेंट ऑफ किडनी, किडनी कैन असेंड अप फ्रॉम द सैक्रल एरिया टू द लंबर एरिया। वी कैन से और नॉट? वी कैन से। अब जो किडनी है इसके दो पोल्स होते हैं, अपर पोल एंड लोअर पोल। ये जो किडनी है ये बीन शेप होता है, लोबिया की तरफ बीन शेप स्ट्रक्चर है कि नहीं? इधर देखिए किडनी जो है वो हमेशा नजर आती है कि नहीं? अब इधर देखिए ये जो किडनीज है ये दोनों के दोनों ये कहाँ पे बनते हैं प्लीज? हाँ जी, ये सैक्रल एरिया या पेल्विक एरिया में। इधर प्लीज फोकस कर लास्ट टाइम, ठीक है फिर नहीं बताऊंगा। ये सैक्रल एरिया या पेल्विक एरिया में होते हैं। जब किडनी इनिशियली बनते हैं दोनों, दे आर वेरी वेरी क्लोज टू ईच अदर, एक दूसरे के साथ नजदीक होती है। कभी कभार मैं कल बताऊंगा, ये चलो आप लोगों का ये टास्क है कि किडनी जो है ये कभी कभार क्यों आपस में फ्यूज हो जाती है। इसका वजह ना इस बुक में है ना टेक्स्ट बुक में है, लेकिन हाइपोथेसिस अगर किसी ने कल ले आई then I will appreciate it, but I will tell you at least 10 to 15 hypothesis। क्लियर है कि नहीं कि क्यों होता है? लेकिन आप लोग एक भी लेके आए मोर देन एनफ। इसका मतलब ये है किडनी जब सैक्रल एरिया में बनती है तो बोथ आर द किडनी वेरी वेरी क्लोज टू ईच अदर। ये इसका अपर पोल है, ये इसका क्या है? लोअर पोल। अब कभी कभार कुछ लोगों में ये जो किडनीज है ये इस तरह जो शक्ल है वो इख्तियार कर लेती है, वो ऐसे फॉर एग्जाम्पल इस तरह शक्ल इख्तियार कर लेती है। इसका मतलब ये है किडनी का जो शक्ल इस तरह बन जाती है। इट मीन अ कंडीशन जिसमें लोअर पोल ऑफ द बोथ किडनी फ्यूज टुगेदर, ये क्या हो जाती है? फ्यूज, एंड दे लुक लाइक आर टू शेप। जो जिस तरह घोड़े का नाल होता है इस तरह दिखते है क्या नहीं? तो इसका मतलब अ कंजेनिटल डिफेक्ट इन द किडनी व्हिच इज कैरेक्टराइज्ड बाय द फ्यूजन ऑफ बोथ किडनी, स्पेशली विच पोल? लोअर पोल व्हिच लुक लाइक हार्शू इज कॉल्ड हार्शू शेप किडनी। क्लियर है? अब यही किडनी फिर फेल टू असेंड अप टू द लंबर एरिया, ये कहाँ पे रह जाती है? सैक्रल एरिया। और फिर इसके कॉम्प्लिकेशन क्या है? अब किडनी के नेफ्रॉन भी बने हैं, यूरेटर भी ठीक है, लेकिन सिर्फ आपस में सेपरेट ना हो सके, और जब सेपरेट ना हो सके फिर सैक्रल एरिया से किधर ना जा सके? लंबर एरिया में। तो नेफ्रॉन वेल वर्किंग वेल, दीज पेशेंट आर एसिम्प्टोमेटिक। ये क्या होते हैं? एसिम्प्टोमेटिक अप टू 30 ईयर्स 40 ईयर्स। इसका मतलब दीज पेशेंट डायग्नोज एक्सीडेंटली। क्या डायग्नोज हो जाते हैं? एक्सीडेंटली। वैसे आते हैं डॉक्टर साहब पेशाब में जलन है, पेशाब में खून आ रहे हैं, हम कहते हैं अल्ट्रासाउंड करें। जब अल्ट्रासाउंड लंबर एरिया में करते हैं यहाँ पे कुछ नहीं होता, जब नीचे अल्ट्रासाउंड ले जाते हैं तो किडनी आपस में क्या हो जाती है? फ्यूज थोड़ी होती है, तो इस बंदे को बर्थ से पहले नहीं होता। तो थैंक गॉड हार्शू शेप किडनी विल नॉट क्रिएट एनी प्रॉब्लम अर्ली इन द लाइफ until unless there is no defect associated with that। लेकिन इसकी कॉम्प्लिकेशन ये है कि यूरेटर का एनाटॉमी थोड़ा सा बिगड़ जाता है, तो यूरिन आगे जाने की बजाय कभी कभार बैकवर्ड आ जाती है, which can cause hydronephrosis। क्या
सकती है हाइड्रोनेफ्रोसिस। इट कैन इंक्रीज द रिस्क ऑफ किडनी स्टोन, क्या बना सकती है किडनी स्टोन। तो वी कैन डिस्कस दिस, लेकिन हार्श शू शेप किडनी इज अ कंडीशन in which kidney remain in the sacral area, fail to ascend up into the lumbar area, and their lower poles become fused to each other. This condition is called horseshoe shaped kidney. Clear है? और horseshoe shaped kidney जब नीचे से किधर जाती है ऊपर, वे एक आर्टरी के सामने गुजरती है जिसको हम कहते हैं इंफीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी। कौन सी आर्टरी? इंफीरियर मेसेंटेरिक। तो अगर horseshoe shaped kidney ऊपर नहीं जा सकती तो which artery block is ascend up going inferior mesenteric artery। ये भी MCQ है, कल इंशाल्लाह नॉट में डिस्कस करेंगे, ठीक है। कल इंशाल्लाह 12:45 पे मिलते हैं।